विक्रमपुर नामक एक खुशहाल गांव था जहां हर उत्सव खुशी खुशी मनाया जाता था। होली को कुछ ही दिन बसे थे और इस गांव के लोग होली को धूमधाम से 3 दिन तक मनाते थे। होली का त्योहार नजदीक था। पूरे गांव में तैयारियां जोरों पर थी। हर गली में रंगों की दुकानें सज चुकी थीं। घरों में गुजिया और मिठाइयां बन रही थीं और बच्चे अपनी पिचकारियों के साथ खेलते नजर आ रहे थे। मगर उसी गांव के एक कोने में एक छोटा सा घर था जहां रहने वाला रमेश अपने बेटे मोहन और पत्नी गीता के साथ उदासी में डूबा हुआ था। रमेश गांव के बड़े जमींदार रतनलाल के यहाँ मजदूरी करता था। रोज सुबह खेतों पर जाता, दिन भर मेहनत करता और शाम को जो कुछ पैसे मिलते उसी से घर का खर्च चलता। होली आने वाली थी लेकिन उसके पास इतना भी पैसा नहीं था कि अपने बेटे के लिए रंग और पिचकारी खरीद सके। बाबूजी, इस बार होली में मैं भी अपने दोस्तों के साथ रंग खेलूंगा और पिचकारी से पानी भी मारूंगा। बेटा मुझे माफ कर दे, इस बार भी पैसे कम पड़ रहे हैं। अगले साल जरूर तेरे लिए रंग और पिचकारी लाऊंगा। बाबूजी, पिछली बार भी आपने यही कहा था। क्या गरीब बच्चे होली नहीं मना सकते? रमेश को कुछ जवाब नहीं सूझा। उसकी आंखें नम हो गईं। अगली सुबह रमेश खेतों में काम करने के बाद जमींदार रतनलाल के पास गया। मालिक, क्या कुछ पैसे उधार मिल सकते हैं? होली पर बेटे के लिए रंग और मिठाई लेनी है। अरे रमेश, तुम गरीबों की होली भी कोई होली होती है? तुम लोग त्योहार मनाने के बारे में सोचते भी कैसे हो? मालिक, मैं मेहनत करके चुका दूंगा, बस थोड़े से पैसे दे दीजिए। तभी जमींदार की पत्नी कमला देवी बीच में बोल पड़ी। रमेश, तुम्हें शर्म नहीं आती? पिछली बार भी तुमने पैसे मांगे थे। जाओ, अपने काम से काम रखो। रमेश की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सिर झुकाकर वह वहां से चला आया। शाम को जब वह घर पहुंचा तो मोहन दौड़कर उसके पास आया। बाबूजी, क्या आप मेरे लिए रंग लाए? बेटा, इस बार भी नहीं ला सका, मेरे पास पैसे ही नहीं है। बाबूजी, पिछली बार भी आपने यही कहा था। क्या गरीब बच्चे होली नहीं मना सकते? गीता ने रमेश की तरफ देखा और उसे दिलासा दिया। कोई बात नहीं जी, हम बिना रंगों के भी होली मना सकते हैं। प्यार और खुशियों का त्योहार है, बस हमें एक दूसरे का साथ चाहिए। तभी रमेश के मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना खुद कुछ करने की कोशिश करे। अगले दिन वह गांव के साहूकार रामलाल के पास पहुंचा। साहूकार जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। मैं गांव में रंगों का ठेला लगाऊंगा। मैं खुद के बनाए रंग और गुलाल बेचूंगा। तुम जैसे मजदूर व्यापार करेंगे, हंसी मत दिलवाओ। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं मेहनत करूंगा और आपके पैसे चुका दूंगा। ठीक है, लेकिन तुम्हें घर गिरवी रखना होगा। अगर तुम पैसे नहीं लौटा सके तो तुम्हारा घर मेरा होगा। रमेश के मन में डर था, लेकिन मोहन की खुशी के लिए उसने हाँ कर दी। उसने पैसे लेकर सूखे फूल, हल्दी और चंदन पाउडर खरीदा और गीता के साथ मिलकर गुलाल तैयार करने लगा। मोहन भी उनके साथ लगा हुआ था। बाबूजी, ये रंग तो बहुत अच्छे लग रहे हैं और इसमें कोई जहरीला पदार्थ भी नहीं है। हाँ बेटा, ये प्राकृतिक रंग है। इससे किसी की त्वचा को कोई भी नुकसान नहीं होता है। होली से एक दिन पहले रमेश ने गांव में अपना ठेला लगाया। ले लो, शुद्ध और हर्बल रंग, बिना केमिकल वाले, ठंडक देने वाले रंग ले लो। पहले तो कोई नहीं आया, लेकिन फिर एक ग्राहक रुका। भाई, ये रंग इतने ठंडक देने वाले क्यों लग रहे हैं? ये केमिकल मुक्त है, देशी तरीके से बने हैं। धीरे धीरे लोगों की भीड़ लग गई और उसके सारे रंग बिक गए। वह बहुत खुश था, लेकिन गांव के एक और दुकानदार बिजू को जलन होने लगी। अगर रमेश ऐसे ही बेचता रहा तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। कुछ करना पड़ेगा। रात में बिजू और उसका साथी चुपके से रमेश के घर पहुंचे। वे वहां रखे सारे रंग और गुलाल चोरी करके ले गए। अगली सुबह जब रमेश ने देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।
हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे गीता कहाँ हो? अरे देखो ना, हमारे सारे रंग चोरी हो गए। अब हमारी होली क्या फिर से बेरंग रह जाएगी बाबूजी? रमेश को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। तभी एक बूढ़ी दादी, जिन्हें उसने कुछ दिन पहले खाना खिलाया था, वह वहां आई। उसने रमेश को परेशान देखा तो उसने रमेश से पूछा कि अरे बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या हुआ बेटा? रमेश ने बूढ़ी दादी को सब कुछ बताया और ये सुन के बूढ़ी दादी बोली, बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हारे रंगों की चोरी की गई है, लेकिन हिम्मत मत हारो, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं इस चोरी का पता लगाकर ही रहूंगा। रमेश गहरी चिंता में डूबा हुआ था। उसकी मेहनत से बनाए गए रंग अब उसके पास नहीं थे। रमेश उदास होकर चारपाई पर बैठा था और गीता बार बार अपने पति की ओर देख रही थी, जैसे पूछ रही हो, अब क्या होगा? बाबूजी, अब हमारी होली कैसे मनेगी? हमारे पास न रंग है न पैसे। बेटा, हम हार नहीं मानेंगे। जिसने भी हमारे रंग चुराए हैं, हमें उसे ढूंढना होगा। तभी गांव में अफवाह फैलने लगी कि बिजू के ठेले पर अचानक बहुत अच्छे गुलाल और रंग बिकने लगे हैं। रमेश का दोस्त रवि भागता हुआ उसके पास आया। रमेश भाई, ये देखो, बिजू वही रंग और गुलाल बेच रहा है जो तुमने बनाए थे। रमेश के मन में आग भड़क उठी। उसने तुरंत फैसला कर लिया कि अब वह चुप नहीं बैठेगा। बिजू की दुकान पर भीड़ लगी हुई थी। गांव के लोग वहां से रंग और गुलाल खरीद रहे थे। रमेश गुस्से में वहां पहुंचा और जोर से बोला, बिजू, तूने मेरे रंग और गुलाल चुरा लिए है ना? ऐसा क्यों किया तूने? जवाब दे मुझे। बिजू रमेश के मुंह से ये सुन के चौंक गया और बोला, अरे रमेश, ये क्या बकवास कर रहा है? तेरे जैसे मजदूर क्या व्यापार करेंगे? रमेश को गुस्सा आ गया, लेकिन उसने खुद को संयम में रखा। गांव वालों, तुम सब जानते हो कि मैंने अपने हाथों से ये रंग बनाए थे। देखो, मेरे रंगों की खासियत थी कि ये ठंडक देते थे। क्या बिजू के गुलाल में भी वही ठंडक है? गांव के कुछ लोगों ने गुलाल उठाकर महसूस किया और बोला, सच में रमेश का गुलाल भी ऐसा था। तो फिर बिजू के पास ये रंग आए कहां से? अब लोगों में फुसफुसाहट होने लगी। गांव वालों को शक हो गया कि बिजू ने चोरी की होगी। बेटा, जब मैंने तेरे घर पर रंगों का ढेर देखा था, वो ठीक वैसा ही था जैसा अब यहाँ दिख रहा है। अब बिजू को समझ आ गया कि वह पकड़ा जा चुका है। तभी गांव के मुखिया रामधन काका वहां पहुंच गए। बिजू, सच सच बता, ये रंग तूने चुराए हैं ना? बिजू बहुत घबरा गया और घबराई आवाज में बोला, नहीं, मैं अगर तूने कुछ नहीं किया तो बता, तेरे पास ये रंग आए कहां से? अब बिजू के पास कोई जवाब नहीं था। गांव वाले गुस्से में थे। बिजू, अगर तू सच नहीं बोलेगा तो तेरी दुकान बंद करवा दूंगा। डर के मारे बिजू ने सब कुछ सच उगल दिया। हाँ, मैंने ही चोरी की थी। मैं डर गया था कि रमेश के रंग बिकने लगे तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा, इसलिए मैंने रात में जाकर उसके सारे रंग चुरा लिए। गांव के लोग गुस्से में आ गए। अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। तू रमेश को उसके सारे पैसे वापस करेगा और इसके अलावा गांव में 1 साल तक कोई दुकान नहीं चला सकेगा। बिजू ने तुरंत रमेश से माफी मांगी और उससे कहा, अरे रमेश भाई, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे चुराई हुई रंगों का हर्जाना तुम्हें दे दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने सब खर्च दिए। रमेश अपने गुलाल की चोर को तो पकड़ लिया था, लेकिन रंगों की चोरी ने उसके व्यापार को पूरी तरह से रोक दिया था। अब क्या करेंगे हम लोग? हमारे पास दोबारा रंग बनाने का समय भी नहीं है। होली कल ही है। रमेश सोच में पड़ गया। हमारे पास एक ही रास्ता है, हमें रात भर मेहनत करनी होगी और जितना हो सके उतने रंग बना लेने होंगे। ठीक है, फिर मैं भी आपकी मदद करूंगा बाबूजी। रमेश, गीता और मोहन तीनों रात भर जागकर मेहनत करने लगे। सूखे फूलों को पीसा, हल्दी और चंदन को मिलाकर रंग तैयार किए। उनकी मेहनत रंग लाई और सुबह तक कुछ गुलाल तैयार हो गया। सुबह रमेश गांव में अपना ठेला लगाने निकला, लेकिन अब भी उसके पास बहुत कम गुलाल था। तभी गांव में एक बड़ा व्यापारी लालचंद वहां से गुजर रहा था।
उसने रमेश को देखा और उसके गुलाल की गुणवत्ता को महसूस किया। भाई ये रंग तो बहुत बढ़िया है, कहाँ से लाए हो? ऐसा क्या सेठ जी, ये सब मैंने खुद ही बनाए हैं, बिना किसी केमिकल के। लालचंद को यह सुनकर रमेश के रंगों में और भी दिलचस्पी हुई। अगर तुम ये रंग इतनी मेहनत से बनाते हो तो मैं तुमसे हर साल होली पर रंग खरीद सकता हूँ। क्या तुम मुझसे सौदा करोगे? रमेश के चेहरे पर एक नई रोशनी चमक उठी। ये उसका पहला बड़ा अवसर था। बिल्कुल साहब जी, मैं मेहनत करके हर साल आपको बेहतरीन रंग दूंगा, आप निश्चिंत रहे। तो ठीक है, मैं तुम्हें एडवांस पैसे भी दे दूंगा ताकि तुम हर साल अपना व्यापार बढ़ा सको। रमेश को जैसे अपनी मेहनत का सच्चा इनाम मिल गया था। रमेश के मन में एक नई ऊर्जा थी। पहली बार किसी ने उसकी मेहनत को सराहा था और उसे आगे बढ़ने का मौका मिला था। लालचंद ने उसे रंग बनाने का बड़ा ऑर्डर दिया था और एडवांस पैसे भी दे दिए थे। जब लालचंद राकेश से ये सब बात कर रहा था तो मोहन भी ये सब सुन लेता है और ये सुन के वह उत्साह से बोला, बाबूजी, अब हम अमीर बन जाएंगे। अब तो हम भी नए कपड़े खरीद सकेंगे, मिठाइयाँ खा सकेंगे। रमेश हंस पड़ा और मोहन से खुश होकर बोला, हाँ बेटा, लेकिन अभी बहुत मेहनत करनी होगी। यह तो शुरुआत है, हमें इसे बनाए रखना होगा ताकि व्यापार अच्छा चले। यही सब बात करके रमेश अपनी सारे गुलाल लालचंद को देके अपनी खाली ठेले को बाहर छोड़कर अपने बेटे के साथ खुशी खुशी घर निकल गया। गीता, जो अब तक चिंतित थी, पहली बार मुस्कुराई। भगवान का शुक्र है कि हमारी मेहनत रंग लाई। अब हमें और अच्छे रंग बनाने होंगे। रमेश और गीता ने लालचंद के लिए रंग बनाने की योजना बनाई, लेकिन गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें रमेश की यह तरक्की पसंद नहीं आ रही थी। यह रमेश अब अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है? यह तो मजदूर था, अब व्यापारी बनने चला है। हाँ मालिक, अगर रमेश सफल हो गया तो आगे चलकर हमें कोई मजदूरी करने वाला नहीं मिलेगा। हमें कुछ करना होगा, वरना यह आगे बढ़ता ही जाएगा। मैं इसे फंसाने के लिए एक चाल सोचता हूँ। हमें ऐसा करना होगा कि रमेश को फिर से कर्ज में डुबो दे। ये सब बात करके दोनों ने मिलकर एक साजिश रची। रमेश और गीता दिन रात मेहनत कर रहे थे। मोहन भी छोटी मोटी मदद करने लगा था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन साहूकार रामलाल उसके घर आया। रमेश, अरे ओ रमेश, बाहर आना जरा। रमेश, सुना है कि अब तू व्यापारी बन गया है। बहुत बढ़िया, लेकिन बता, जो कर्ज तूने लिया था वो चुका पाएगा ना? हाँ हाँ साहूकार जी, मैं धीरे धीरे चुका दूंगा। मेरे पास अब काम है, मैं समय पर पैसे लौटा दूंगा। देख रमेश, हम तुझ पर भरोसा करते हैं, लेकिन व्यापार में बड़े लोग भी फेल हो जाते हैं। तू मजदूर आदमी है, अगर तेरा व्यापार नहीं चला तो क्यों ना मैं तुझे एक और कर्ज दे दूं, जिससे तू और ज्यादा रंग बना सके। व्यापार बड़ा होगा तो तू जल्दी कर्ज चुका पाएगा। रमेश सोच में पड़ गया। उसे लालचंद से पहले ही पैसे मिल चुके थे, लेकिन अगर व्यापार को और बड़ा करना है तो उसे और पैसे चाहिए होंगे। गीता ने घर के अंदर से ही इन दोनों की बातें सुन ली थी और ये सुन के वो तुरंत बाहर आई और बोली, रामलाल जी, हमें और कर्ज की जरूरत नहीं है। हम धीरे धीरे अपने पैसे कमा लेंगे। साहूकार का चेहरा उतर गया। उसने गुस्से में रमेश को देखा और वहां से चला गया। अगले कुछ दिनों तक रमेश और गीता ने खूब मेहनत की। गांव में लोग अब रमेश के बनाए रंग खरीदने लगे थे, लेकिन जमींदार और साहूकार यह सब देखकर जल रहे थे। कुछ समय के बाद रमेश की दुकान के पास जमींदार के आदमी आए और रमेश को धमकी देने लगे। अबे रमेश, तूने जमींदार के खेतों में मजदूरी करनी छोड़ दी और खुद का व्यापार खोल लिया। ये हमें बर्दाश्त नहीं। ये सुन के रमेश बहुत डर गया और डरते हुए बोला, ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? मैं तो बस मेहनत कर रहा हूँ ना, मैंने तो तुम लोगों का कोई नुकसान नहीं किया। अब मजदूर व्यापार करेंगे। वाह भाई वाह, हंसी मत दिलवा। रमेश, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। क्या तुम मुझे भी अपने साथ काम करने दोगे? बाबूजी, इस पर भरोसा मत करो, इसने पहले भी हमें धोखा दिया है। रमेश सोच में पड़ गया। क्या बिजू सचमुच बदल गया था या यह कोई नई चाल थी?
रमेश बिजू की ओर संदेह भरी नजरों से देख रहा था। मोहन और गीता को भी भरोसा नहीं था कि वह अपनी पुरानी आदतें छोड़ चुका होगा। बाबूजी, इसे अपने साथ काम मत करने दो। ये आदमी धोखेबाज है। बिजू, अगर तुम सच में पछता रहे हो तो ये साबित करो कि तुम बदले हो। बिजू ने सिर झुका लिया और थोड़ा भावुक होकर बोला, रमेश भाई, मैं सच में बदलना चाहता हूँ। मैंने अपनी गलती समझ ली है। मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। रमेश सोच में पड़ गया। एक तरफ उसे बिजू पर भरोसा नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ उसे मदद की जरूरत थी कि लालचंद ने बहुत बड़ा ऑर्डर दिया था। लालचंद को उत्सव के लिए बहुत सारे गुलाल की जरूरत थी। कुछ देर सोचने के बाद रमेश ने कहा, ठीक है बिजू, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, लेकिन अगर तुमने दोबारा कोई चाल चली तो इस बार माफी नहीं मिलेगी। ये सुन के बिजू बहुत खुश हो गया और फिर रमेश, गीता, मोहन, बिजू, गांव के 2 आदमी मिलकर फिर से रंग बनाने में जुट गए। ऐसे ही थोड़े समय बाद रमेश ने सबकी मदद से लालचंद को ढेर सारा रंग दे दिया और फिर से गांव में रंग बेचने लगा। रतनलाल और रामलाल को यह खबर मिली कि रमेश दोबारा अपने काम में जुट गया है। यह आदमी हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा। इसे फिर से रोकना होगा। इस बार इसे पूरी तरह से खत्म करना होगा। हमें ऐसा करना होगा कि ये दोबारा उठ ही न सके। यही सब बात करके उन्होंने मिलकर फिर से एक चाल चली। थोड़े समय बाद गांव में अचानक यह अफवाह फैलने लगी कि रमेश अपने रंगों में सस्ते और हानिकारक केमिकल मिलाता है। अगले दिन जब रमेश अपने ठेले पर रंग बेच रहा था, तभी कुछ गांव वाले आए और गुस्से से बोले, रमेश, तुम्हारे रंग से हमारे बच्चों की त्वचा लाल हो गई। तुमने इन रंगों में जहर मिलाया है। नहीं, मैं तो खुद ही हर्बल रंग बनाता हूँ। इसमें कोई केमिकल नहीं है। लेकिन हमारे पास सबूत है। किसी ने तुम्हारे रंगों को जांच के लिए भेजा और उनमें केमिकल मिला। रमेश को समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। तभी मुखिया रामधन काका आए और बोले, रमेश, जब तक यह मामला सुलझता नहीं तब तक तुम्हें रंग बेचने से रोक दिया जाएगा। ये सब होने के बाद रमेश पर जैसे बिजली गिर गई। वो बहुत दुखी हो गया था। रमेश उदास होकर घर लौटा। बाबूजी, गांव में ये सब गलत अफवाहें कौन फैला रहा है? जरूर ये कोई साजिश है। कोई आपके रंगों को बदनाम करना चाहता है। मुझे लगता है कि ये जमींदार और साहूकार का ही काम है, लेकिन हमें इसका सबूत चाहिए। मोहन और बिजू ने तय किया कि वे इस साजिश का सच सामने लाएंगे। रात को दोनों चुपचाप साहूकार के गोदाम के पास गए। वहां उन्होंने देखा कि कुछ लोग रमेश के जैसे ही दिखने वाले पैकेट्स में सस्ते और हानिकारक रंग भर रहे थे। देखो, ये लोग जहरीले रंग बना रहे हैं और इन्हें मेरे बाबूजी के नाम से बेच रहे हैं। अब ये बच नहीं पाएंगे। मोहन और बिजू ने तुरंत मुखिया के घर गए और पूरी सच्चाई बताई। मुखिया ने कुछ गांव वालों को इकट्ठा किया और सब लोग साहूकार के गोदाम पर पहुंचे। मुखिया और गांव वाले गोदाम के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहां केमिकल वाले जहरीले रंग तैयार किए जा रहे थे और उन पर रमेश का नाम लिखा था। रामलाल, तुम ये क्या कर रहे हो? साहूकार घबरा गया। मैं तो बस। अब उसके पास कोई बहाना नहीं था। गांव वालों का गुस्सा भड़क गया। इसने हम सबको बेवकूफ बनाया। मुखिया ने तुरंत साहूकार को गांव की पंचायत के सामने पेश करने का आदेश दिया। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। गांव वालों, हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि यह साजिश रमेश को फंसाने के लिए रची गई थी। ये सब जमींदार और साहूकार की चाल थी। हमने बिना सच जाने रमेश पर शक किया। हमें उससे माफी मांगनी चाहिए। हाँ, रमेश ने हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम किया है। गांव वाले ये सब बोल के पंचायत में रमेश से माफी मांगी। सरपंच ने फैसला सुनाया। रामलाल और रतनलाल, तुम दोनों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और तुम्हें गांव की पंचायत में शर्मिंदा होना पड़ेगा। पंचायत का फैसला सुनने के बाद जमींदार और साहूकार ने सिर झुका लिया। अब रमेश को पूरा न्याय मिल चुका था। होली के दिन पूरा गांव रमेश के पास आया और उससे रंग और गुलाल खरीदा। रमेश का सपना पूरा हो गया था। उसने मोहन को एक बड़ी पिचकारी दिलाई और मोहन ने पूरे जोश में
अपने दोस्तों में रंगों की बौछार कर दी। बिजू भी अब उसका सबसे अच्छा साथी बन चुका था। बाबूजी, हमारी होली इस बार सबसे रंगीन हो गई। अब हम भी अच्छे से होली खेलेंगे। यही सब बात करके दोनों बाप बेटे बहुत भावुक हो गए और थोड़े समय बाद पूरे गांव ने एक साथ मिलकर होली खेली। और इस बार यह सच में एक गरीब की नहीं बल्कि पूरे गांव की होली बन गई थी। होली के बाद भी रमेश का हर्बल रंगों का व्यापार गांव में चर्चा का विषय बना हुआ था। अब गांव के कई लोग भी उससे जुड़ना चाहते थे। एक दिन व्यापारी लालचंद फिर से गांव आया। रमेश, तुम्हारे बनाए रंगों की मांग अब और बढ़ गई है। मैं चाहता हूं कि तुम और जरा गुलाल बनाओ। अरे साहब जी, होली तो खत्म हो चुकी है, अब गुलाल की क्या जरूरत। मैं आपको अगले साल अच्छे अच्छे गुलाल बना के दूंगा। अरे रमेश, तुमको पता नहीं है शहरों में अच्छे गुलाल की कितनी जरूरत होती है। वहां आए दिन कुछ न कुछ उत्सव या फंक्शन होता ही रहता है। उसमें गुलालों की बहुत जरूरत होती है। ये सुन के रमेश की आंखें खुशी से चमक उठी और वह खुशी से बोला, साहब, मैं पूरी मेहनत करूंगा। यह मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर है। लेकिन तुम्हें और लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी। अकेले तुम यह काम नहीं कर सकते। रमेश ने गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और कहा, मैं चाहता हूं कि जो लोग भी मेहनत करना चाहते हैं वे मेरे साथ आए। हम मिलकर रंग बनाएंगे और शहर में भी बेचेंगे। गांव के कई मजदूर जो अब तक जमींदार के खेतों में गुलामी कर रहे थे, रमेश की ओर बढ़े। रमेश भाई, हमें भी काम चाहिए। क्या हम तुम्हारे साथ काम कर सकते हैं? रमेश ने खुशी खुशी उन्हें अपना साथी बना लिया। अब रमेश अकेला नहीं था, उसके साथ पूरा गांव था। जब जमींदार रतनलाल और साहूकार रामलाल को यह पता चला कि रमेश अब शहर में अपना व्यापार बढ़ाने वाला है, तो वे फिर से जलने लगे। अब ये मजदूर हमारे खेतों में काम करने के बजाय रमेश के साथ काम करेंगे। हमने इसे गिराने की हर कोशिश कर ली, लेकिन यह हर बार और भी मजबूत होकर खड़ा हो जाता है।